अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज मेरे सामने दो इंतहाएं हैं। ख्वास के लिए एक बार नहीं, बार बार रात गए अदालतों का खुलना एक इंतहा। बगावत और दहशतगर्दी जैसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दो दर्जन मुकदमात में अदालतों का लगना और फिर से अपनी सियासी कदकाठ के बायस जमानतें मिलना एक इंतहा। तौहीन अदालत जैसे मुकदमात में फौरी तौर पर लार्जर बेंच तश्कील पा जाना और फिर मोहलत भी मिल जाना एक इंतहा। बड़े बड़े लोगों के हाई प्रोफाइल केसेस का तरजीही बुनियादों पर लगना और तय पा जाना एक इंतहा। अब जरा दूसरी इंतहा का जिक्र करते हैं। बटग्राम का उम्र रसीदा शख्स उमर अली, जो 18 साल बाद जमीन के तनाजे का मुकदमा जीतकर खुशी से जिंदगी की बाजी हार गया। केस की समाअत के बाद जब बुजुर्ग ने वकील से पूछा कि वकील साहब क्या फैसला हुआ, तो वकील ने कहा बाबा जी आपके हक में फैसला हो गया है। यह सुनना था कि सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 3 के सामने बटग्राम के उम्र रसीदा शख्स उमर अली ने खुशी से भर आने वाली आंखों में हैरत लिए अपने वकील सनाउल्लाह जाहिद की तरफ देखते हुए फरते जज्बात से दोबारा कहा, वकील साहब मेरे हक में फैसला हो गया। वकील ने जवाब दिया कि हाँ जी, आपके हक में फैसला हुआ है। और यह कहकर वकील आगे बढ़े कि अचानक से लोगों ने वकीला को आवाज दी और कहा कि आपका मौक्कल गिर गया है, मेरे हक में फैसला हो गया। यही वो आखिरी अल्फाज थे जिसके बाद बटग्राम के रिहायशी को दिल का दौरा पड़ा और वो गिर गया। उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई, एम्बुलेंस मंगवाई गई, लेकिन पोली क्लिनिक अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि उमर अली अब इस दुनिया में नहीं रहा। उमर अली ने 2003 में बटग्राम में 3 केनाल अराजी खरीदी तो हमसायों ने मुकदमा कर दिया था और उमर अली मातहत अदालत से अदालत आलिया तक पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसके खिलाफ फैसला दिया। 2017 में उमर अली ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसकी 5 साल बाद पहली समाअत पड़ी। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दलाइल सुनने के बाद उमर अली की अपील मंजूर की और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। यूं 18 साल बाद उमर अली को मिलने वाले इंसाफ की खुशी ने उसकी जान ही ले ली। कहना पड़ता है बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तो बच्चे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। आगे बढ़ते हैं। गुज़श्ता रोज तौहीन अदालत के मुकदमे में मोहलत पाने के बाद आज एक बार फिर इमरान खान अदालतों से रिलीफ हासिल कर गए। खातून मैजिस्ट्रेट और इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान को धमकियां देने से मुताल्लिक केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी और बाबर अवान अदालत में पेश हुए और अपने मौक्किल की अबूरी जमानत में तौसीक की दरखास्त पेश करते हुए बताया कि इमरान खान अदालत में मौजूद हैं। अदालत ने इमरान खान के पेश होने पर उनकी अबूरी जमानत में तौसीक की दरखास्त 12 सितंबर तक मंजूर करते हुए उन्हें 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। गुज़श्ता रोज तौहीन अदालत केस में इमरान खान को मोहलत मिली तो मरियम नवाज और वजीर कानून ने अदलिया के किरदार पर उंगलियां उठाई। आज जब इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ मिल चुका है तो ऐसे में वजीर आज़म शरीफ तनकीद कर रहे हैं और उन्हें दुख ये है कि जब वो कुछ करते हैं तो फौरी तौर पर नोटिस हो जाता है, लेकिन इमरान खान बहुत कुछ करते हैं, कोई नोटिस नहीं लिया गया। इदारे ने इसको पाला, 75 साल में इसकी मिसाल नहीं मिलती और आइंदा भी कभी मिसाल नहीं मिलेगी। को लिख के देने को तैयार हूँ। जिस हद तक इसको सपोर्ट किया गया और जिस हद तक इसकी जो नजाकतें और इसके नखरे बर्दाश्त किए गए, मैं तो जब देखता हूँ, अब तो मैं खुद देख रहा हूँ, घड़ियां भेज दी, पैसे जेब में डाले और बाद में तोशा खाने में जमा करा दिए। किसी ने नोटिस लिया इस बात का? किसी ने नोटिस लिया इस बात का? ये सवाल उठा रहे हैं वजीर आज़म शहबाज शरीफ। आज जब इमरान खान जमानत की दरखास्त मंजूर होने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बाहर निकले तो सहाफियों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से सवालात की बौछार कर दी। इमरान खान ने सहाफियों को चलते चलते जवाब दिया कि मैं हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूं। सहाफी का सवाल ये था कि आपने हीरो का हार लिया, जिस पर इमरान खान ने कहा कि हार बहुत सस्ते हैं, हीरे बहुत सस्ती चीज़ है, किसी महंगी चीज़ की बात करो। जिसके बाद सहाफी ने सवाल किया कि खान साहब आपका खतरनाक होने का पैगाम किसके लिए, जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि मैं आज सरगोदा जलसे में सबको बताऊंगा कि मैं किसके लिए खतरनाक हो रहा हूँ। फैसला किसने करवाया था? फैसला किसने करवाया? आपने लास्ट टाइम कहा था कि फैसले करवाए जाते हैं। देखो, मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। आपकी अहलिया पर इल्जाम लगा कि उसने हीरो का हार लिया उसने हीरो का हार। हाथ निकाले। इमरान खान कह रहे हैं कि हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। इमरान खान ने सबसे पहले आवाम से खिताब करते हुए खतरनाक होने वाली बात की थी और उन्होंने बताया था कि अगर उन्हें इख्तिदार से निकाला गया तो वो खतरनाक हो जाएंगे। उस वक्त इमरान खान इख्तिदार में थे, वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इख्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए।
जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खतरनाक होने वाली बात की तो बहुत से सवालात उठे। पूछा जाता रहा कि ये पैगाम किसको दिया जा रहा है। इमरान खान ने उस वक्त भी बताया कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, उन्हें मजीद दीवार से लगाया गया तो वो सबके नाम बता देंगे। मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। अब यहाँ सवाल यह है कि इमरान खान को खतरनाक होने और मज़ामती बयानियां इख्तियार करने का मशवरा कौन दे रहा है? किसके लिए इमरान खान इस वक्त खतरनाक हैं? इमरान खान के दाएं बाएं पाए जाने वाले लोग ही उन्हें तमाम इदारों से टकराने का, महाजराई का मशवरा दे रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि वो अपनी मकबूलियत की इंतहा को छू रहे हैं और इस वक्त जो भी आपसे टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। उनके वो कौन से बशीर हैं जो उनको खतरनाक होने का मशवरा दे रहे हैं? इमरान खान पर हमेशा से फवाद चौधरी जैसे अफराद को आसपास रखने और उनसे सलाह मशवरे करने पर तनकीद की जाती रही है। पीटीआई के नजरियाती लोग उन्हें मशवरे देते रहे हैं कि वो अपने मुशीरों पर नजरसानी करें। देखिए, अगर ये पीटीआई है तो उस पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो वही बड़ी मैंने वजाहत कर दी थी कि मैं इस किस्म के लोगों को मैं नहीं समझता ये पीटीआई के लोग हैं। ये जिस दूसरे साहब का नाम लिया है तो वो तो कई पार्टियों में उनका स्पोक्समैन पर्सन रह चुका है। ओहदे के इंतखाब के लिए परवेज खटक जिस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट हुए थे वहां पर जहांगीर तरीन ने और अलीम खान ने फिजिकली वो जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे पार्टी के बलूचिस्तान के, उनको तलाश किया, उनकी जगह पर पहुंचे और उनको मनमाने पैसे दिए। नजरियाती लोगों के मशवरे अपनी जगह पर, लेकिन इमरान खान नजरियाती लोगों की बात सुनने की बजाय फवाद चौधरी जैसे आसपास रहने वाले लोगों की बातों पर ही अमल करते दिखाई देते हैं। इमरान खान की वकील हामिद खान जब इमरान खान को अदालत से गैर मशरूत माफी और आगे बढ़ने जैसे मुफीद मशवरे दे रहे हैं तो ऐसे में फवाद चौधरी जैसे मुशीर हामिद खान से मुतालिक बातें कर रहे हैं। कल अदालत में फवाद चौधरी के बयान से लाताल्लुकी का, तो आज फवाद चौधरी ने हामिद खान पर जवाबी वार किया और उन्हें साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार का पार्टनर करार दे दिया। अब यहाँ सवाल यह है कि इमरान खान के लिए बेहतर क्या है? क्या महाजराई इमरान खान के काम आएगी या फिर मसालिहत? इमरान खान को फवाद चौधरी के मशवरे पर अमल करना चाहिए या फिर हामिद खान के? सवाल तो ये भी है कि क्या इमरान खान मकबूलियत के जोम में तमाम इदारों से टकराने का हौसला रखते हैं और इसके अंजाम से वाकिफ हैं? इन्हीं सवालात का जवाब लेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, बकौल इमरान खान साहब वो हर गुजरते दिन के साथ पहले से ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। वो खतरनाक हो रहे हैं मगर किसके लिए? देखिए, बेसिकली तो आप कह लें यहाँ कोशिश हो रही है कि कोई नॉन डेमोक्रेटिक किस्म की मूव्स, कुछ लोगों का कम्प्लेक्स बढ़ रहा है, एहसास कमतरी बढ़ता जा रहा है तो उतने ज़्यादा आप कह लें कि रिवेंजफुल कह लें, मुंतकिम कह लें, गैर जमहूरी कह लें, एक नॉन टॉलरेंस कह लें, उस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो जमहूरी रवैयों में या मुल्क के इतने इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके, इस लेवल पे जाके ये चलता नहीं है, होता नहीं है। कोई फ़र्द नहीं रहता जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है या सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है या पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा यू कैन से पॉपुलर लीडर है, वो फ़र्द नहीं है। वो एक यू कैन से कि कम से कम इस मुल्क के कोई 15, 16, 17 करोड़ लोगों की दिलों की आवाज़ है। सो जो 15, 16, 17 करोड़ लोगों के दिलों की आवाज़ हो और आप उसके साथ को मिसबिहेव करने की कोशिश करें तो वो इट्स डेंजरस। सो ये जो आप कह लें कि जमहूरियत में या इंसानों के साथ जब डील आप करते हैं तो आप टेरिटरी फतह नहीं करते, इंसानों के दिल फतह करते हैं। सो अगर आपकी ट्रेनिंग इस तरह की हो या आप कह लें कि आपको इंसानी रवैयों का ना पता हो, आप टेरिटरी फतह करने पे बिलीव करते हो तो फिर थोड़ा सा आप कह लें कि या आप कह लें कि आपको गैर जमहूरी चीज़ करके। गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब क्योंकि पॉपुलर लीडर है, उनके साथ पब्लिक बहुत ज़्यादा है, अगर कुछ ऐसा हुआ या कोई फैसला उनके हक में नहीं आता है तो फिर अवाम फैसला करेंगे। आज आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का क्योंकि स्टैचर बहुत हाई है, उनके साथ 16 करोड़ अवाम मौजूद है, बहुत पॉपुलर हैं, उसकी वजह से क्या अगर उन पर कोई तौहीन अदालत का केस होता है तो आप ये समझते हैं कि वो कंटेम्प्ट का केस नहीं चलाना चाहिए अदालत को? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होते हैं, कोई जमानत भी हो जाती है, इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि ये जो कानूनी प्रोसेस है ये इमरान खान साहब के लिए नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, कानून तो इशू ही नहीं है। कानून का लॉ अबाइडिंग सबसे ज़्यादा इस मुल्क में इमरान खान है। बड़े लीडरों में कायदे आज़म के बाद सबसे ज़्यादा लॉ अबाइडिंग जो पर्सन है वो इमरान खान है। सो कानून अदालत को सेटिस्फाई करना, अदालत को 100 से ज़ायद पेशियां तो नवाज शरीफ साहब ने भुगती है नैब कोर्ट्स के अंदर।
उनका इतना बिलीव शायद ना हो। इमरान खान का अदालत की आज़ादी पे बिलीव है, इंसाफ पे बिलीव है, जमहूरी कदरों पे बिलीव है। मैं बिलीफ उनका बड़ा स्ट्रांग है। मैं कहना ये चाह रहा था, थोड़ा सा मुझे सुनना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान जो है उन्हें अदालत से इशू नहीं है, PTI को अदालत से इशू नहीं है। इशू वहाँ शुरू होता है कि अगर कहीं कोई अंडर क्वेश्चन फैसला आ जाए, वो सामने इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन हो जाए, नैब हो जाए, कोई FIA हो जाए, मतलब FIA से भी इशू नहीं होना चाहिए, एंटी करप्शन से भी इशू नहीं होना चाहिए, इस्लामाबाद पुलिस से भी इशू नहीं होना चाहिए, पंजाब पुलिस से भी इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी अगर अंडर क्वेश्चन हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, तो वहाँ इशू बन जाता है, वो बेशक अदालत भी हो। सर देखिए ना, अदालत से इशू कोई नहीं है, एंटी करप्शन से इशू कोई नहीं है, FIA से इशू कोई नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट से कोई इशू नहीं है, तो इशू किससे है और किसके लिए खतरनाक है इमरान खान साहब? में मेरा सवाल तो वही बड़ा सादा सा है। मेरा सवाल भी कोई फर्द को, मेरा जवाब कोई फर्द नहीं है, मेरा जवाब रवैया है। मेरा जवाब रवैया है कि यहाँ पे ये मुल्क ना किसी के बाप ने फतह किया था, ना किसी के बाप ने खरीदा था। किसका ना किसी ने खुद खरीदा ना फतह किया। ये वोट की ताकत से बना था। यहाँ जो फैसला वोट करेगा और वोट से मिलने वाले मैंडेट के मुताबिक जो बने हुए अदारे हैं वो फैसला करेंगे, वो चलेगा। यहाँ पे डंडे के जोर पे, छड़ी के जोर पे फैसला नहीं चलेगा। यहाँ पे डंडे के जोर पे, छड़ी के जोर पे फैसला होगा तो एक बार पहले भी हुआ था, वो नतीजा ठीक नहीं हुआ था और कभी भी ठीक नहीं हुआ। बेनज़ीर के साथ जो हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ, भुट्टो के साथ हुआ वो भी नहीं ठीक हुआ, नवाज शरीफ के साथ हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ, जुनेजो के साथ हुआ ठीक, वो भी ठीक नहीं हुआ। सो यहाँ पे फातिमा जना के साथ हुआ वो भी तारीख का बदनवा दाग। चीवा साहब फिर खुलकर कहे ना कि वो एस्टैब्लिशमेंट को धमकी दे रहे हैं कि वो मजीद खतरनाक हो जाएंगे, फिर ऐसे कह ले। नहीं, इस तरह की धमकी आप दे, मैं धमकी नहीं देता, मैं बड़ा पुरअमन शहरी हूं, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं। फातिमा जना की बात कर रहे हैं आप, माजी के जो फैसले हैं उनके नज़र मैं खुलकर बातें कर रहा हूं यार। कोई आप मेरे मुंह में अल्फाज ना डाले, मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूं। कहीं लगता है आपको कि मैं खुल के बात नहीं कर रहा? क्यों लगता है आपको? मैं तो कह रहा हूं कि स्ट्रेट अवे बताएं कि बड़ी वाज़ेह बात कर रहा हूं। साज हल्के कह दे उनको, मुक्तदिर हल्के कह दे, अगर आप एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहना चाहते। फैसला साज है ही नहीं। फैसला साज तो पार्लियामेंट होती है, फैसला साज तो आप कह लें मुकन्ना होती है, फैसला साज तो मतलब आप कह लें मैं तो ताकतवरों की बात कर रहा हूं। लेकिन आज उस पार्लियामेंट के अंदर आप नहीं है, पार्लियामेंट के फैसले कोर्ट करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट अगर इमरान खान वज़ीर आज़म हो और वहाँ पे कैदियों की वैन आ जाए, वहाँ पे पार्लियामेंट को मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर को धमकी दी जाए, तो ये चीज़ें जो हैं ये नज़र आती हैं। ये अब पर्दे के पीछे कुछ नहीं रहा, पर्दे के सामने आ गए सारे लोग, लिहाजा अब पीछे हटना बेहतर है। जितनी देर चल गया, अब पीछे हटना बेहतर है सारों के लिए। कि ये किसी के अनाक के लिए नहीं बना, ये मुल्क किसी के अनाक के लिए नहीं बना, ये किसी के इक़्तिदार के लिए नहीं बना, ये किसी की ग्रीड के लिए नहीं बना। ये मुल्क बना है 22.5 करोड़ लोगों के लिए। ये स्टेक होल्डर है सारे, किसी का थोड़ा स्टेक होल्डर, किसी का थोड़ा स्टेक है, किसी का ज्यादा है, लेकिन ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू द जमहूरियत है, जिनका अकॉर्डिंग टू द वोट वो स्टेक होल्डर हैं। चलिए फैसला वही करेंगे, फैसला उन्हें करना होगा। सर, इदारों से महाजराई की सियासत आने वाले दिनों में या भी आपके लिए सूदमंद साबित हो सकती? हम बिल्कुल नहीं कर रहे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वो लोग हैं जो मर भी गए तो हम डंडा नहीं उठाएंगे। हम वो लोग हैं कभी गन नहीं उठाएंगे। हम वो लोग हैं कभी पत्थर भी नहीं उठाएंगे। हाँ, मर भी गए मैदान में खड़े रहेंगे। हम धूप में खड़े होंगे, सर्दी में खड़े होंगे, बारिश में खड़े होंगे, खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आप ही के तो लोग हैं पुरअमन ही रहेंगे, जिन्होंने सड़कों पर निकलकर डंडे उठाने की बात की। आप ही के लोगों ने ये बातें की और अब भी फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि दोराहे पर खड़े हुए हम, पब्लिक निकल आएगी, इनकलाब आ जाएगा यहाँ पर। मतलब जिस तरह का एक मंजर पेश किया जा रहा है, उससे ये लगता है कि जैसे इमरान खान साहब के मुशीर उन्हें इदारों से महाजराई का मशवरा दे रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूं, खड़े रहेंगे, निकलेंगे, वापस नहीं आएंगे। धूप में भी खड़े रहेंगे, सर्दी में भी, गर्मी में भी। ये जमहूरी जिद्दोजहद होती है। इसे मुहाजरा ही नहीं कहते, इसे आप कहते तशद्दुद नहीं कहते, इसे कोई लाल एसनेस नहीं कहते। मैं कह रहा हूं बगैर छड़ी के, बगैर वट्टे के, बगैर पत्थर के निकलेंगे, खाली हाथ निकलेंगे, हाथ भी दिखाएंगे कि खाली हैं और खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं ये कह रहा हूं। और ये जमहूरी जिद्दोजहद है, इसके अप्रिशिएट करें आप। यू आर फ्रॉम द मीडिया। ये जमहूरी जिद्दोजहद को आप अप्रिशिएट करें। इस मुल्क को आजाद होने दें। ये मुल्क होली कौर से भर गया है। 22 करोड़ लोगों के सांस लेने की जगह नहीं रही। उसके बाद खान साहब चले गए थे, उन्होंने कहा था वो कॉल देंगे, तो दोबारा आपके पास अब केपी की हुकूमत पहले थी, पंजाब में भी हुकूमत आ गई, हुकूमत आप कर रहे हैं 2 आम सूबों के अंदर, निकलने का फैसला कर लिया। हम उस वक्त भी स्ट्रगल में थे और उससे लेके आज तक स्ट्रगल में हैं। हम बात यह है कि जो स्ट्रगल भी, वो मुज़ाकरात की हो, वो अदालत में जाने की हो, वो केस करने की हो, कहीं से रिलीफ लेने की हो, वो जुलूस निकालने की हो, जलसा करने की हो, सेमिनार निकालने की हो, मीडिया पे बैठ के आपसे बात करने की, मैं अभी यही कर रहा हूँ ना, और क्या कर रहा हूँ।
मैं अभी यही कह रहा हूँ, मैं अपना पैगाम ही पहुंचा रहा हूँ, मैं आवाम तक पहुंचा रहा हूँ, बाकी लोगों से पहुंचा रहा हूँ। मैं पैगाम अपना ये दे रहा हूँ कि हम बड़े पुरअमन हैं, हमने पुरअमन ही रहना है। हमने कभी कभी कच्चा पत्थर भी नहीं उठाएंगे, पक्का पत्थर तो और बात है, कच्चा भी नहीं उठाएंगे, लेकिन खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। दीवार से लगाने को आजादी की, जमहूरियत की, जमहूरी कदरों की, पॉलिटिकल स्पेस को स्क्वीज करने की ये शिकवा आप करते हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि लाडले तो फिर भी आप ही हैं। मतलब आपको रिलीफ मिल रहा है, अदालतों से रिलीफ मिलता रहा है, अब भी मिल रहा है। आज भी वजीर आजम ने कहा कि ये सब कुछ होता रहा लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। हमारे मामले में नोटिस ले लिया जाता था, यहाँ पर कोई नोटिस नहीं हुआ। तो ये तासुर दिया जा रहा है कि लाडले तो आप ही हैं। अभी पाकिस्तान में 4 सीटों, अहम 3 सीटों पे जो लोग हैं उनको सीरियस ना लिया करें। वज़ीर ख़ारजा को ना लें, वज़ीर दाखिला को ना लें, वज़ीर ख़जाना को ना लें और वज़ीर आज़म को ना लें। ये 4 यहाँ पे जोकर बैठा दिए गए जो अपनी अपनी जाब से मुताबिकत नहीं है उनकी। वज़ीर दाखिला कभी किसी कानून का पाबंद नहीं है, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना को पता ही नहीं किसी बात का, वज़ीर ख़ारजा आपको पता है वो मतलब 1.5 महीना भी सैर कर आता है और कोई काम नहीं करता, और वज़ीर जो आज़म है, वज़ीर आज़म तो माशाल्लाह मांगने के अलावा उनको काम कोई नहीं है। सो मैं कहता हूँ इन लोगों की बात ना करें। बात बुनियादी जो है, हम लाडले नहीं हैं, जो कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। ये बेसिकली अदारों को प्रोवोक करते हैं, डिफेंसिव करते हैं, और ये चाहते ये हैं कि जब ये हमारा मुकाबला पॉलिटिकल मैदान में नहीं कर सकते तो चाहते हैं कि हमें कोई बंदा आए, वो अदालत हो या कोई और हो या कोई डंडे वाला हो, वो हमें निकाल के दे, इनको सर्व करे कि हमें निकाल के दे। वो इनको अगर सर्व करेगा तो अवाम के मुखालिफ खड़ा हो जाएगा। अवाम के मुखालिफ जो खड़ा होगा, इज्तिमाई दानिश के खिलाफ जो खड़ा होगा, इज्तिमाई फीलिंग के खिलाफ खड़ा होगा, वो इस मुल्क का नुकसान कर जाएगा, इस मुल्क की सरहदों को कमजोर करेगा। मुझे ब्रेक पर जाने पर लास्ट मुझे बताइएगा, आपका मशवरा इमरान खान साहब को क्या होगा कि अदालत के सामने जब वो पेश हो, नर्म रवैया, नर्म लहजा इख्तियार करना चाहिए, इदारों से मुताल्लिक कोई बात हो, कोई नर्म लहजा और नर्म रवैये से, मसालियत कोशी से काम लेना चाहिए, मसलियत से काम लेना चाहिए, या आपको लगता है कि जारहाना अंदाज जो है उनका वही कंटिन्यू रखना चाहिए उनको? आपका मशवरा क्या होगा इमरान खान साहब को? मेरा मशवरा जो है वो मुसालहाना है। मेरा मशवरा जो है वो आप कह लें कि अल्टीमेटली जमहूरियत में होता ही डायलाग है, और डायलाग करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। हम डायलाग वाले लोग हैं, पुरअमन लोग हैं। मैं सिंपल सी यही बात करूंगा कि यहाँ पे इमरान खान ने अभी तक किया भी यही है। जिस बंदे को आप कह लें कि उसके स्टाफ को जिस तरह तशद्दुद किया जाए, जिनसी तशद्दुद किया जाए, सारे गैर जमहूरी रवैये अपनाए जाएँ, तो फिर भी वो पुरअमन की अमन की बात करे, पुरअमन रहे और कहीं एक लफ्ज़ ना बोले। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, IMF डील मिलने के बावजूद आवाम के अच्छे दिन अभी नहीं आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मजबूरियों का जिक्र आज किया है, वो क्या मजबूरियाँ हैं इसका जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। गुज़श्ता रात अवाम के अरमानों पर पेट्रोल बम गिराने के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की है। यानी यूँ समझिए कि घुटन ज़दा माहौल के अंदर आम आदमी के लिए एक ठंडी हवा का हल्का सा झोंका ज़रूर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लियामेंटेरियन से खिताब किया है, और उस खिताब में जहाँ बहुत सारी बातें की, वहाँ रिलीफ ये था कि 300 यूनिट्स तक की बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस उनसे वसूल नहीं किए जाएंगे। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वो जो कटौतियाँ की जा रही हैं वो नहीं होंगी। खैर, ये एक रिलीफ ज़रूर है एंड दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड। लेकिन साथ ही ये IMF डील मिलने के बावजूद जो आवाम के ऊपर यके बाद दीगरे मुश्किलात के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये तौजीहात भी आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश की हैं। वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। आदिम हूं ना, आप जानते हैं कि जो अपना रमजान शरीफ में रमजान बाजार लगते, आटा सस्ता बिकता था, दवाइयाँ मुफ्त थी, आला दवाइयाँ थी, अस्पतालों में इलाज मुफ्त होते थे, PKLI बनाया, इलाज मुफ्त था। तो मैं या नवाज शरीफ दोबारा अब 4 महीनों में आपके ऊपर, आवाम के ऊपर कोई महंगाई का बोझ डालेंगे? ये किस तरह मुमकिन है? ये किस तरह मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब 4 महीने के अंदर आवाम पर महंगाई का बोझ डालेंगे? तो फिर ये महंगाई कौन कर रहा है? ये कुछ जिन हैं जो करके चले जाते हैं महंगाई? ये कौन लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं हैं? क्या वो ख़ुद को खादिम पाकिस्तान कहलवाना पसंद नहीं करते हैं? अगर आप ये ओन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? साथ ही आज इस तकरीब से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि हम अपने फैसले खुद नहीं कर पा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन फैसले कोई और कर रहा है। फैसले कौन कर रहा है? फैसले IMF कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आलमी मालियाती इदारा। यही बात खान साहब करते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, हकीकी आज़ादी की जंग वो लड़ रहे हैं। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अगर अपने फैसले नहीं ले पा रहे हैं
तो फिर खान साहब की हकीकी आज़ादी की जंग में शामिल हो जाएं। शायद यही एक सबील हो सकती है कौम को आज़ाद कराने के लिए और IMF के चुंगल से निजात दिलाने की। नंबर 2 बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये कहते हैं कि अगर आवाम के ऊपर आज बिजली जो है गिर रही है या पेट्रोल बम गिर रहा है या महंगाई 47 साला रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, आज SPI इंडेक्स बहुत ऊपर है, इदारे शुमारियात की हुकूमत की अपनी रिपोर्ट बता रही है कि 47 साला रिकॉर्ड टूट चुका है, अशियाए खुरोनोश की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, तो वज़ीर आज़म साहब के पास एक ही बात होती है कि मजबूरी है, मजबूरन करना पड़ रहा है। वो मजबूरी का आलम क्या है, ज़रा उसकी एक हल्की सी झलक भी आपके सामने रखता है। दुनिया जो माशी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बेपनाह गंभीर है। आलमी कीमतें वो बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, तेल की, पेट्रोल की। हमने इस बजट में अल्हम्दुलिल्लाह फैसला किया कि जहां पर हमने कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर वहां पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो दिल पे पत्थर रखा हुआ है, लेकिन आम आदमी के ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन सादा सा सवाल यह है कि ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड इस कोलिशन गवर्नमेंट को किसी ऑपोजिशन की जरूरत है भी या नहीं है। ये को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, या इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्सेस इनके फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल कह लें, क्या कहें, इसको क्या नाम दिया जा सकता है। बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सादा सा सवाल है, ये जो कुछ हो रहा है सर, SPI इंडेक्स इस वक्त क्या कह रहा है, महंगाई 47 साल रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, पेट्रोल बम रात को गिरा है, आज कुछ थोड़ा सा रिलीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है कि 300 यूनिट्स वाले सारिफीन को फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लेंगे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी ऑपोजिशन की ज़रूरत है? वो बकौल शायर सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। ये आपके सादा सवाल मार देते हैं। एनीवे, 2-3 बातें मैंने आपकी गुफ्तगू से जो अखज़ की हैं उसके ऊपर मैं राय नहीं करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इमरान खान के बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो जंग आज़ादी लड़ रहे हैं, इस मुल्क पे भारत का कब्ज़ा है, यहाँ नेटो की फोर्सेस आ गई हैं, ये किसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जंग आज़ादी? वो तो लड़ी जा चुकी थी 1857 में पहले, और फिर उसके बाद 1947 बंद हो सब दरे फरियाद गुलामी है यही, दिल की दिल में रहे फरियाद गुलामी है यही। ज़रूरी तो नहीं है कि हमने जोग्राफियाई हुदूद ही हासिल करनी है। आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद ही कह रहे हैं कि हम अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं है, फिर आप इसे यानी फैसले IMF कर रहा है, इसे छोटे से छोटा फैसला भी IMF से कराना पड़ता है। ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसे जंग बहाली कह लें, इसे जंग आज़ादी ना कहें, मेरा तो इतराज़ ये है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए खान साहब बहुत कमाल के आदमी हैं। इस IMF के स्कंजे में फंसा के कौन गया, इसकी तफ्तीश कर लें अगर आप इन्वेस्टिगेट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि IMF कह रहा था पैसे बढ़ाएं, तेल की कीमत बढ़ाएं, आप 10 रुपये कम कर रहे थे, वो कह रहे थे बिजली की कीमत बढ़ाएं, आप कम कर रहे थे। इससे बड़ी साजिश तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो नहीं सकती। एक तो ये, दूसरी बात ये कि ये सारा ड्राफ्ट आप उठा के देख लीजिए, जिस चीज़ को उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब परसू कर रहे थे, उसमें और जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या फ़र्क है, तो आपको पता चल जाएगा। बुखारी साहब, ये जस्टिफिकेशन एक कॉमनर मानेगा? नहीं, आपने कहा हम रियासत बचा देंगे, पॉलिटिकल कॉस्ट अदा कर देंगे, हम रियासत बचाएंगे। देखिए, आप रियासत बचाते बचाते जो आम आदमी का भरकस निकाल रहे हैं, अल्टीमेटली तो आपने कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं माशाल्लाह इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, जो शायद कोई नहीं तोड़ पाएगा। मिसाल के तौर पे 2 हफ्तों के गैप से 30 रुपये पर लीटर पेट्रोल बढ़ाना न कभी माजी में हुआ है, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको मुस्तकबिल में भी कभी नहीं होगा। तो एक तो ये बात दुरुस्त है। गुज़श्ता रात भी 17 रुपये पेट्रोलियम लेवी की कीमत में बढ़ा दी गई। अभी भी आप देखें ना, जो आपने अभी 200 से 300 रुपये 300 यूनिट जो बढ़ा देने की बात की, ये किधर से रिलीफ है? इससे 48 घंटे पहले 2 रुपये 57 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत भी तो बढ़ा चुके हैं ना, तो किधर गया रिलीफ? अगले महीने फिर 4 रुपये 63 पैसे। वही कह रहा हूँ, तो रिलीफ किधर है? रिलीफ नहीं है। हाँ, जो आप मजीद बर्डन डाल रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर वाक़ई हो जाती है। अब जो बात आपने असल में की है वो ये कि मुस्लिम लीग वर्सेस मुस्लिम लीग नून है, या फैसले कौन कर रहा है। मेरे ख्याल से एक आस्पेक्ट इसका मुस्लिम लीग वर्सेस मुस्लिम लीग है, और वो लड़ाई है जो मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब के हवाले से हम तक पहुंचती है और हम सुबह से शाम तक देखते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, जो अगर मैं नवाज शरीफ को बेहतर जानता हूं, तो नून लीग में उसकी हुकूमत चाहे इत्तेहादियों के साथ मिलके हो या इसकी अपनी हुकूमत हो,
पत्ता भी नहीं हिलता बगैर उसकी रजा के। माज़ल्लाह में थोड़ा सा गलत हवाला दे रहा हूँ, लेकिन आपको फिर ये भी इत्तलात होंगी कि गुज़श्ता रात नवाज शरीफ साहब जब ये खबर पहुंची होगी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो कल भी वो वॉकआउट करके बाहर तो नहीं चले गए? नहीं, वो वॉकआउट करके नहीं गए। मैं एक जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपकी वसातत से नाज़रीन के सामने, वो ये कि नून लीग की हुकूमत चाहे इत्तेहादी हो या बराह रास्त हो, जो कुछ भी कर रही है उसकी ज़ेर ज़बर ए से जी तक सब कुछ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से होता है। यानी अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से बढ़ रही है। वो जितना मर्जी वॉकआउट करने की कहानियां दुनिया अब बयान अगर ये तकलीफ बढ़ रही है तो उसमें नवाज शरीफ साहब भी बराबर के हिस्सेदार हैं। नहीं, ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो फिर आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अब आ जाए कि कुछ डिफरेंस देखिए, अब आ जाए नवाज शरीफ साहब इन फैसलों के पीछे नहीं खड़े। अब आ जाए आप उन बातों की तरफ जिसकी वजाहत अभी यानी शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। वो ये कि जो कंपल्शन जो है, एक तो IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, जिस कंडीशन पर आपने एग्रीमेंट किया है दे कुड बी टर्म्ड एज द वर्स्ट पॉसिबल कंडीशंस। इसीलिए तो झगड़ा साहब को ख़त लिखना पड़ा ना वफाकी हुकूमत। लेकिन वो ख़त लिखना किसी और कॉन्टेक्स्ट में है। वो ये है कि जब उन्होंने देखा कि हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद डील हो गई है, पैसे आने वाले हैं, तो कहीं तो बड़ी जाती है। उसको सबरटाइज करने का एक ही तरीका था कि आप किसी तरह तो से, मानना पड़ेगा कि जो पूरा कर लूं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं और फ्लड आने की वजह से हमारी सारी अप्रोप्रिएशन जो हमने की हुई थी वो इधर की उधर हो जाएगी। मैं अर्ज करूं आपसे, आप ये देखें ना, उसके मुकाबले में बाहर से बहुत कुछ आ भी तो रहा है ना। मैं उसकी तफसील में भी आता हूँ, एक मिनट से पहले देखिए। गुजारिश ये है कि वो ख़त इसलिए लिखा गया था कि ये जो डील के तहत पैसे आने वाले हैं किसी तरह से रुक जाए। आप क्या कह रहे थे? आप IMF को ये कन्वे करना चाहते थे कि वो जो सरप्लस हमारे पास होगा सूबों को, जो आपकी कंडीशनलिटी के तहत वापस जाना है सेंटर को, हम तो नहीं देंगे। आप मुझे ये बताइए, कभी आपने ये सुना है कि सेंटर फेडरेशन जो है वो नेगोशिएट कर रही हो किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और नीचे की इकाइयाँ उन तक रसाई हासिल करके उनको ये तासुर देने की कोशिश करें कि नहीं जनाब, ये आप गलती कर रहे हैं, ये आपको पैसे कोई नहीं मिलने हैं? तो मेरे ख्याल से ये भी एक बदतरीन किस्म की साजिश में करार देता हूँ इसको। और मेरा ख्याल है कि मेरी इस राय से आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा, वरना मैं आपके साथ पूरा एक प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूँ। एक हैविंग सेड दैट कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स जो है उसमें मुस्लिम लीग जिस बुरी तरह से पिट रही है, जिस बुरी तरह से पिटेगी, उसका एक रिफ्लेक्शन हमने 27 जुलाई को हुए थे इलेक्शन कि 17 जुलाई को? जी 17 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, उसमें देख लिया है। मुझे डर है और मैं वार्न करना चाहता हूँ मुस्लिम लीग की क़यादत को कि अगर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का हाल यही रहा जिसके नतीजे में एक आम आदमी सिसक रहा है, तो आप खैर मनाएं अगले जनरल इलेक्शन की, जो आप तय करके बैठे हुए हैं कि आपका है। बुखारी साहब, लास्टली, क्योंकि आपने जो है जिस अंदाज़ के अंदर आपने कहा कि करना ही पड़ेगा, तो इसके बाद तो मैं इख्तलाफ करने की ज़रूरत ही नहीं कर सकता। लास्टली सर, ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, आपको लगता है खान साहब हैज़ कम आउट मोर स्ट्रॉन्गर और वो कह रहे हैं मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा इस वजह से कि अपनी मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस है हुकूमत? देखिए, गुजारिश ये है कि ये मैं बात मान लेता अगर मुझे ये खबर मिल रही होती कि जो KPK है, जहाँ पर 9 साल से उनकी हुकूमत है, अब 10 साल होने वाले हैं, वहाँ दूध की नहरें बह गई हैं, तो मैं मान लेता कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के एतबार से इमरान खान साहब पंजाब की इस गवर्नमेंट से या फेडरेशन की इस गवर्नमेंट से ज़्यादा वीक हुए हैं। थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब फॉर योर टाइम। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। इसे बेहिसी की इंतहा कहें या क़यामत की निशानी कहें कि पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब से डूबा हुआ है। ऐसे में कुछ सफाक और बेहिस लोग आज भी लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे बदकिरदार लोग कहीं इमदाद ले जाने वाले ट्रकों को लूट रहे हैं, तो कहीं ख़वातीन को अपनी हवस का निशाना बना रहे हैं। सिंध के इलाके सांगड़ में हुए एक वाक़े ने इंसानियत को शर्मा दिया है, जहाँ कुछ हवस परस्तों ने सैलाब से मुतासरा एक लड़की को राशन देने का बहाना बनाकर वीराने में ले जाया और फिर नशावर शय खिलाई, उसे ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। लड़की किसी तरह अपनी जान बचाकर इन दरिंदों के चुंगल से आज़ाद तो हो गई, लेकिन वापसी पर उसने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, जिससे कौम के सर आ दिए। ये लोग जो पहले ही मुसीबत में हैं, उनकी मुसीबत में मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जा रहा है, इस्तेहसाल किया जा रहा है। ऐसे में रियासत कहाँ है? और फिर जाते जाते माँ जैसी रियासत की तरफ से सैलाब ज़दगान को इमदाद तकसीम करने का क्या मोहब्बत भरा अंदाज़ है, ज़रा वो अंदाज़ भी आपके सामने रखते हैं। बहुत से मकामात पर राशन से भरे बैग्स को हेलीकॉप्टर जा रहा है, जिसे वो ज़मीन पर पहुँचते ही फट जाते हैं। ऐसे राशन और रिलीफ ऑपरेशन सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में कमी की बजाय मज़ीद इजाफे का सबब बनता है।
किस तरीके से ये राशन बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं और फिर ज़मीन पर आकर उनकी क्या हालत होती है और फिर किस तरह जो मुतासरीन हैं वो उसको चुनने में लग जाते हैं, देख रहे हैं आपके सामने है। शायद इस तरह तो जानवरों को भी खुराक नहीं डाली जाती है जिस तरह सैलाब मुतासरीन को ये राशन तकसीम किया जाता है। तुमने देखे नहीं हल्का इमरोज़ के रंग, गर्मी वादा फरदा से पिघलते हुए लोग, भूख और प्यास की मारी हुई फसलों की तरह बर्रे आज़म की लकीरों से उभरते हुए लोग और अपनी ही ख्वाहिशात के हाथों बेबस होकर रोज़ जीते हुए, रोज़ मरते हुए लोग। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।